Welcome back to the channel English Only Zone. I am Akanksha Sharma. In the last video, I told you that I will be uploading the Hindi explanation of the poem The Solitary Reaper. So, here it is. The Solitary Reaper is written by William Wordsworth. Let's study the introduction of the poem. William Wordsworth was a poet of romantic age. William Wordsworth romantic age के poet थे. जैसे हिंदी में अलग अलग काल हैं, जैसे भक्ति काल वगैरह, इसी तरह इंग्लिश में भी अलग अलग एजेस थी. तो इसी तरह रोमांटिक एज के जो पायनियर कह सकते हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे. ही इज नोन एज द ग्रेट लवर एंड प्रीचर ऑफ नेचर. उनको नेचुरल ऑब्जेक्ट्स बहुत पसंद थे, नेचर बहुत पसंद थी, और इस वजह से उनकी ज्यादातर पोएम्स नेचर के ऊपर ही थी. द पोम द सॉलिटरी रीपर गिव्स अस द व्यू ऑफ ब्यूटिफुल हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड. आप लोगों ने स्कॉटलैंड का नेम तो सुना ही होगा. इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री. तो ये पोम द सॉलिटरी रीपर स्कॉटलैंड के ही ब्यूटीफुल हाईलैंड्स के बारे में. एक्चुअली स्कॉटलैंड हाईलैंड्स और लोलैंड्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, और ये जो दो पार्ट्स थे ये कल्चरल बेसिस पर भी थे और ये जियोग्राफिकल बेसिस पर भी थे. तो ये जो पोम है ये स्कॉटलैंड के ब्यूटीफुल हाईलैंड्स पर बेस्ड है. The poet passes from a highland area where he sees a Scottish girl reaping her crops. और ये पोम स्टार्ट होती है जब पोएट एक हाईलैंड एरिया से निकलता है और वो अपने किसी जर्नी पर जा रहा है, एंड सडनली उसको कुछ आवाज सुनाई देती है, किसी गर्ल के गाने की आवाज सुनाई देती है, और वो एकदम से वहां पर रुक कर सॉन्ग सुनने लगता है. और फिर वो उस गर्ल को देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो एक स्कॉटिश गर्ल है जो अपनी क्रॉप्स रीप कर रही है. इट मीन्स अपनी क्रॉप्स को वो कट कर रही है. द गर्ल इज सिंगिंग एंड रीपिंग द क्रॉप्स. गर्ल आराम से सॉन्ग गा रही है और क्रॉप्स को कट कर रही है. इट मीन्स वो अपने सॉन्ग में, अपने काम में इतनी बिजी है कि उसने देखा भी नहीं कि पोएट कब आकर उसको देखने लग गया. The song seems to be a sad one, and the poet is not able to understand the language of the song. सॉन्ग एक सैड सा सॉन्ग लग रहा था पोएट को, लेकिन वो उस गर्ल की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा था. उसे ये नहीं पता था कि ये सॉन्ग है किस बारे में. उसे बस टोन से, जो सॉन्ग की टोन थी, उसे बस इतना समझ में आ रहा था कि ये एक सैड सॉन्ग है, कोई हैप्पी सॉन्ग नहीं है. He listens the song and then continues his journey. वो पहले सॉन्ग सुनता है और फिर उसके बाद जब उसे याद आता है कि वो अपनी जर्नी पर जा रहा था तो वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर देता है. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम. अब पोम की फॉर्म पढ़ लेते हैं. द पोम इज अ बैलेट. ये पोम जो है ये बैलेट की फॉर्म में है. अब बैलेट क्या होता है? बैलेड इज अ लॉन्ग सॉन्ग और पोम दैट टेल्स अस अ स्टोरी. बैलेड में हम एक लॉन्ग सॉन्ग या पोम सुनाते हैं जिसमें हम एक स्टोरी नरेट करते हैं. देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स फॉर अ बैलेड. और बैलेड की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती कि आपको बस ये इतने ही लाइन्स में लिखना है. इट मीन्स आप जितना चाहें उतना इसको लेंदी लिख सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फॉर्म ऑफ द पोम. Now, let's start the explanation of the poem. मैं पूरा ये स्टैंजा पढ़ूंगी and then I will be telling you the word meanings. Listen the word meanings properly, understand them, and then you watch the explanation. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. Here, behold means look, देखो, ध्यान से देखो. Yon का मतलब होता है that, वो. Solitary means alone, अकेली. Highland means I told you, स्कॉटलैंड हाईलैंड और लोलैंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड था. तो हाईलैंड ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाईलैंड है. तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हिल एरिया या माउंटेन एरिया कंसिडर करते हैं. लास मीन्स गर्ल. बाइंड्स द ग्रेन मतलब जो ग्रेन्स वो कट कर रही है उसको वो एक साथ बांधती है. आपने देखा होगा फार्मर्स जब ग्रेन्स कट करते हैं फिर उनको एक साथ वो बंडल अप कर लेते हैं ना, तो इसी तरह वो भी ग्रेन्स को बांध रही थी. मेलनकॉलिक स्ट्रेन का मतलब होता है अ सैड सॉन्ग.
वेल प्रोफाउंड मीन्स पूरी जो बड़ी सी वैली थी, वेल का मतलब होता है वैली, प्रोफाउंड मीन्स ग्रेट, पूरी ग्रेट बड़ी वैली जो थी वो उसकी साउंड से ओवरफ्लो कर रही थी. फाइन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. अब ये पोएट जो है ये अपने फेलो ट्रेवलर्स से कह रहा है, वहां पर जो बाकी लोग थे उनसे कहता है कि यहाँ पर रुको और इस गर्ल को बहुत ध्यान से देखो. ये अपनी फील्ड में अकेली है, ये और ये अपनी क्रॉप्स को रीप कर रही है और साथ ही साथ गाना भी गा रही है. एंड देन द पोएट सेज टू द फेलो ट्रेवलर्स, स्टॉप हियर और जेंटली पास. और फिर वो बाकी लोगों से कहता है कि या तो आप यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर रुककर चुपचाप ध्यान से उसका सॉन्ग सुनिए, अदरवाइज आप यहाँ से जेंटली चले जाइए बिना उसको डिस्टर्ब करे. वो उसका सॉन्ग कहीं बीच में रुक ना जाए आपके डिस्टर्ब करने की वजह से. तो पोएट फेलो ट्रेवलर्स को बोलता है कि आप पहले ध्यान से देखिए इस गर्ल को, ये गाना गा रही है, ये क्रॉप्स रीप करते हुए अपना गाना गा रही है. एंड अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो यहाँ पर आप स्टॉप होकर रुककर सॉन्ग सुन सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू पास फ्रॉम अवे फ्रॉम हियर तो फिर आपको बहुत हल्के से धीरे से यहाँ से निकलना है जिससे कि ये गर्ल डिस्टर्ब ना हो. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. फिर पोएट बोलता है कि वो फील्ड में अकेले खड़े होकर ग्रेन कट कर रही है, उनको बाइंड भी कर रही है, उनको बांध रही है और वो साथ ही साथ एक सैड सॉन्ग भी गा रही है. ओ लिसन, फिर वो अपने फेलो ट्रेवलर्स से बोलता है, ओ लिसन, ध्यान से सुनो, ये जो पूरी वैली है, ये जो वैली मीन्स घाटी, ये जो पूरी वैली है, जो माउंटेन्स के बीच का जो एरिया होता है ना, हिल्स के बीच का एरिया, उसको हम वैली बोलते हैं. तो पोएट बोलता है फेलो ट्रेवलर्स से कि ये जो पूरी वैली है इसमें ऐसा लग रहा है कि उसकी गर्ल की साउंड ही ओवरफ्लो कर रही है, चारों तरफ बस गर्ल की साउंड ही आ रही है. So this was the first stanza. I hope you have understood. Now let's come to the second stanza. No nightingale that ever chaunt more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Let's understand the meanings of some difficult words. What is nightingale? Nightingale एक बहुत ही अच्छी सी आवाज में गाने वाली बर्ड है. I'll show you the picture of nightingale. This is nightingale. छोटी सी बर्ड है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है ये, लेकिन बहुत ही स्वीटली ये सॉन्ग गाती है. चॉन्ट मीन्स सिंग करना, गाना गाना. वियरी मीन्स टायर्ड, थके हुए. यहाँ पर वियरी बैंड्स का मतलब है थके हुए लोग, थके हुए लोगों का ग्रुप. जो लोग ट्रैवलिंग करके थक जाते हैं ना, उनके ग्रुप के लिए वर्ड यूज किया है वियरी बैंड्स. हॉन्ट मीन्स प्लेस, जगह. अरेबियन सैंड का मतलब है अरेबियन डेजर्ट. आप लोगों ने नेम सुना होगा अरेबियन डेजर्ट का. थ्रिलिंग मीन्स एक्साइटिंग. नेव मीन्स नेवर. फारदेस्ट हेब्रिडाइज मीन्स फार ऑफ आइलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड. जो दूर दूर के आइलैंड्स है ना स्कॉटलैंड के पास में, और आइलैंड्स जो थे उनके बारे में बात हो रही है. सो दीज वर द वर्ड मीनिंग्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा. सी, जो फर्स्ट 4 लाइन्स है ना, नो नाइटिंगेल से लेकर सैंड्स तक, इनका एक्सप्लेनेशन एक साथ होगा. और फिर नेक्स्ट 2 लाइन्स अ वॉइस से लेकर कुकू बर्ड का एक्सप्लेनेशन एक साथ है, और फिर ब्रेकिंग से लेकर हेब्रिडाइज तक उनका एक्सप्लेनेशन एक साथ है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट 4 लाइन्स. नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स. तो पोएट यहाँ पर बोलता है कि जो अरेबियन सैंड है, मीन्स जो अरेबियन डेजर्ट है, वहां पर जो लोग ट्रेवल करते हैं ना, आपने देखा होगा अरेबियन पिक्चर्स में देखा होगा, अरेबियन डेजर्ट बहुत बड़ा है और वहां पर दूर दूर तक लोगों को कोई भी शेडी प्लेस नहीं मिलती, कोई भी
ऐसी प्लेस नहीं मिलती जहां पर वो रुककर रेस्ट कर सके और उनको सनलाइट से थोड़ी सी राहत मिल जाए। तो अरेबियन डेजर्ट में जब भी कहीं लोगों को शेडी प्लेस मिलती है, वो वहां पर ट्रेवलर्स रुककर रेस्ट करते हैं। और वहां पर नाइटिंगेल आकर एक सॉन्ग भी गाती है। मतलब वहां पर जो नाइटिंगेल्स होती हैं वो वहां पर आकर, शेडी प्लेस पर आकर, मीन्स ट्री पर आकर वो सॉन्ग गाना शुरू कर देती हैं। तो पोएट इस गर्ल की आवाज को उस नाइटिंगेल की आवाज से कंपेयर करता है और कहता है कि जो नाइटिंगेल उन वेरी टायर्ड, थके हुए लोगों के लिए जो सॉन्ग गाती है, उस सॉन्ग से भी कहीं ज्यादा स्वीट सॉन्ग इस गर्ल का है। इट मीन्स ये जो गर्ल है ये कहीं बहुत ज्यादा अच्छा सॉन्ग गा रही है एज कंपेयर टू द नाइटिंगेल विच सिंग्स फॉर द टायर्ड ट्रेवलर्स। Understood the first 4 lines? Now the next 2 lines are, a voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird. A poet cuckoo bird, that is कोयल, वो कोयल से भी उस गर्ल की वॉइस को कंपेयर कर रहा है। तो वो कहता है कि इतनी थ्रिलिंग वॉइस, इतनी एक्साइटिंग, इतनी अच्छी वॉइस तो स्प्रिंग सीजन में भी कुकू बर्ड से भी नहीं सुनी। जो कोयल होती है वो स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छा गाती है ना, आपने सुना होगा। तो पोएट कुकू बर्ड की आवाज को, कुकू बर्ड की आवाज से उस गर्ल की आवाज को कंपेयर करता है और कहता है कि कुकू बर्ड भी स्प्रिंग टाइम में इतना अच्छा सॉन्ग नहीं गा सकती जितना अच्छा सॉन्ग ये गर्ल गा रही है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारेस्ट हेब्राइड्स। देन द पोएट सेज कि ये जो गर्ल है ये सीज का साइलेंस ब्रेक कर रही है। चारों तरफ जो साइलेंस था, इस गर्ल की आवाज उस साइलेंस को ब्रेक कर रही है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि हर वॉइस इज ओवरफ्लोइंग, द फुल वैली इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। उसकी आवाज से पूरी वैली ओवरफ्लो कर रही है। तो वही लाइन से आप यहाँ पर ज्वाइन करके देखिए कि जो सीज का साइलेंस था, जो वैली थी वहां पर जो साइलेंस था, उसमें चारों तरफ उस गर्ल की आवाज थी। तो इसी तरह वहां पर जो सीज थी उनके साइलेंस को इस गर्ल की आवाज ब्रेक कर रही है। अमंग द फारेस्ट हेब्राइड्स, जो दूर दूर तक के जो आइलैंड्स हैं, जो आइलैंड के ग्रुप्स हैं, वहां पर भी इस गर्ल की आवाज पहुंच रही है। क्लियर? तो बेसिकली इस स्टैंजा में पोएट ने गर्ल की वॉइस को कुकू बर्ड और नाइटिंगेल की वॉइस से कंपेयर करा है, लेकिन उसे इन दोनों की आवाज से, मींस नाइटिंगेल और कुकू बर्ड दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छा सॉन्ग गाती हैं, दोनों ही अपने लेवल पर बहुत फेमस हैं, लेकिन फिर भी पोएट को इन दोनों के कंपैरिजन में जो गर्ल है जो अपने क्रॉप्स को रीप कर रही है हाईलैंड्स में, स्कॉटलैंड के हाईलैंड में, उस गर्ल की आवाज ज्यादा अच्छी लगती है एज कंपेयर टू नाइटिंगेल एंड कुकू बर्ड। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far-off things and battles long ago. Or is it some more humble lay, familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. Let's find out the meaning of some difficult words. Plaintive numbers means sad song. Familiar matter of today means जो रोज के हमारे डेली मैटर्स होते हैं, जो गर्ल की लाइफ के जो डेली मैटर्स हैं वो। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि क्या कोई भी मुझे ये नहीं बताएगा कि ये गाना क्या गा रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पोएट गर्ल की जो लैंग्वेज है उसको समझ नहीं पा रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ द गर्ल। वो सॉन्ग क्या गा रही है उसको ये समझ में नहीं आ रहा था, वो बस टोन से ये आइडिया लगा रहा था कि ये एक सैड सॉन्ग है। तो पोएट पूछता है कि क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि ये गर्ल क्या गा रही है? परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर्स फ्लो, शायद हो सकता है वो कोई सैड सॉन्ग गा रही होगी। परहैप्स मीन्स शायद, हो सकता है शायद वो कोई सैड सॉन्ग गा रही होगी। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, जो बहुत पुरानी अनहैप्पी दूर की चीजें थी और जो बैटल्स रही होंगी या वॉर्स रही होंगी, हो सकता है वो उनके बारे में कोई सॉन्ग गा रही होगी, उसकी कोई पुरानी याद होगी जिसके बारे में वो सॉन्ग गा रही होगी। और इज इट सम मोर हम्बल ले, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर ये सॉन्ग कुछ ज्यादा ही हम्बल है, इस गर्ल की डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो पोएट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि ये जो गर्ल है ये पुरानी अपनी यादों के बारे में सोचकर
सॉन्ग गा रही है, या फिर अपनी रोज की लाइफ से रिलेटेड कोई एक ऐसा मैटर है जो उसको परेशान करता है और उससे रिलेटेड ये सॉन्ग गा रही है. सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन. फिर वो खुद बोलता है आगे कि हो सकता है कोई नेचुरल सॉरो हो. नेचुरल सॉरो क्या होता है? किसी की डेथ हो जाती है ना, तो वो नेचुरल सॉरो कहलाता है. तो हो सकता है कोई नेचुरल सॉरो हो जिसके बारे में वो गाना गा रही है. कुछ लॉस हुआ हो उसको, या कुछ पेन हुआ हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई हो जो उसके साथ अभी हुई है, और हो सकता है वो दोबारा भी हो जाए. तो इस वजह से वो थोड़ी सी परेशान होकर ये सैड सॉन्ग गा रही है. तो इस स्टैंजा में पोएट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है. वो पूछता है कि पता नहीं वो क्यों ये सॉन्ग गा रही है, सैड सॉन्ग. और फिर वो सब बाकी लोगों से पूछता भी है कि क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि ये गर्ल सॉन्ग क्यों गा रही है, कौन सा सॉन्ग गा रही है और क्या है इस सॉन्ग में. फिर वो खुद ही अपने आप को आंसर देता है कि वो अनहैप्पी चीजों के बारे में गा सकती है, बैटल्स के बारे में गा सकती है, अपने डेली लाइफ से रिलेटेड किसी मैटर के बारे में गा सकती है, किसी नेचुरल सॉरो के बारे में गा सकती है, लॉस या फिर पेन के बारे में गा सकती है जो उसकी लाइफ में अभी तक आया हो और हो सकता है वो दोबारा भी आ जाए. एंड मे बी अगेन मीन्स दोबारा भी उसके लाइफ में वो आ जाए. इट मे अकर अगेन. क्लियर? I hope that you have understood all these stanzas. Now let's come to the last stanza of this poem. Whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. तो लास्ट स्टैंजा की अब हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. मेडन मीन्स अनमैरिड गर्ल. सिकल, अ टूल यूज टू कट क्रॉप्स. क्रॉप्स को कट करने के लिए एक टूल होता है, आपने गार्डनर्स के हैंड्स में देखा होगा. सी दिस इमेज ऑफ सिकल. थोड़ा सा कर्व्ड होता है और इससे ग्रास बहुत आसानी से कट हो जाती है, ग्रेन्स कट हो जाते हैं. आप देखो पीछे बैकग्राउंड में इस गर्ल के हैंड में भी सिकल है. एक हैंड में क्रॉप्स हैं, ग्रेन्स हैं उसके, और दूसरे हैंड में वो सिकल है. मोशनलेस का मतलब है बिना हिले, विदाउट एनी मूवमेंट. माउंटेड मीन्स वॉक्ड, क्लाइंब्ड अप द हिल. बोर्ड मीन्स कैरीड, म्यूजिक इसने अपने हार्ट में कैरी किया. सो वट एवर द थीम द मेडन sang, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग. तो पोएट अब कहता है कि मेडन, ये जो मेडन गर्ल है, अनमैरिड गर्ल है, ये किसी भी थीम पर सॉन्ग गा रही होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके सॉन्ग की कोई भी एंडिंग नहीं है. इसका सॉन्ग कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत देर हो गई थी पोएट वहां पर खड़ा हुआ था और वो गर्ल कंटिन्यूअसली सॉन्ग गा रही थी. उसके आने से पहले से वो सॉन्ग गा रही थी और अभी तक वो कंटिन्यूअसली सॉन्ग गा ही रही है. तो पोएट को ऐसा लगता है कि शायद इसके सॉन्ग की कोई एंडिंग है ही नहीं. I saw her singing at her work and over the sickle bending. पोएट फिर आगे कहता है कि मैंने उसको उसका काम करते हुए सिंग करते हुए सुना, उसको गाते हुए सुना, और वो अपने सिकल को हैंड में लेकर बेंड हुई हुई थी, मीन्स आगे झुकी हुई थी, टू कट द क्रॉप्स. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I poured. तो पोएट आगे बोलता है कि मैं वहां पर चुपचाप बिना हिले बिल्कुल स्टिल पोजीशन में उसका सॉन्ग सुनता रहा, और फिर जब मुझे याद आया कि मुझे अपनी जर्नी पर जाना था, आई वॉज गोइंग समवेयर, तब मैं धीरे धीरे आगे चलने लगा. माउंटेड अप द हिल मीन्स मैं हिल को क्रॉस करने लगा. द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर. और वो जो म्यूजिक था जो गर्ल गा रही थी, वो म्यूजिक अब मैंने अपने हार्ट में रख लिया था. इट वॉज देयर, माई हार्ट वॉज फिल्ड विद द म्यूजिक, एंड लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर. और बहुत लंबे समय तक, जब तक इस पोएट ने ये पोम लिखी है, तब तक इसको ये सॉन्ग, ये म्यूजिक कभी भी सुनाई नहीं दिया. वो जो म्यूजिक था, जो गर्ल गा रही थी, जो सॉन्ग गा रही थी, वैसा सॉन्ग आज तक इस पोएट ने कभी भी नहीं सुना, जब तक उसने ये पोम लिखी है. क्लियर? आई होप ये पोम आपको पसंद आई होगी. इट्स अ गुड पोम. Simple, easy to understand. So, if you have liked the video, आप उसको thumbs up दे सकते हैं. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe the channel.
to get some more interesting videos related to English. Thank you so much.